नमस्कार, मेरा नाम है शिवम वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम वर्मा एक्सीलेंस। दोस्तों, आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कड़ी का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उन दोनों वीडियोज़ को देख लिया है और अच्छे से समझ लिया है। पिछला जो हमारा वीडियो था, सेकेंड वीडियो, उसमें हमने प्रारंभ की यानी कि चैप्टर 1 शुरू किया था और उसमें हमने सेक्शन 1 को देख भी लिया था और क्या क्या उसमें चीज़ें थी उसको हमने जाना है। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लें और 2 वीडियो दोनों ही देख लें, तब इस वीडियो पे आए तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आज का जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 2 और सेक्शन 2 में डेफिनिशंस दी गई हैं, डेफिनिशन क्लॉज है, परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अभी क्या है कि एपीओ जुडिशरी की परीक्षाओं में एक नया ट्रेंड आया है और वो ये ट्रेंड है कि पहले बेयर एक्ट से चीज़ों को पूछ लिया जाता था, सीधे सीधे प्रश्न। अभी भी वो टेंडेंसी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बदल गई है, लेकिन अभी थोड़े से अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परिभाषाएं तो पूछी ही जा रही हैं, सीधे सीधे जो बेयर एक्ट है वो तो याद होना ही चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं जो आपको ब्रॉड लेवल पे सोचने के लिए कह रही हैं, यानी कि आपको दिमाग को अपने ओपन करके बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके सोचने की ज़रूरत होगी। मेरी कोशिश यही है कि आप बेयर एक्ट तो पढ़ें ही, साथ ही साथ कुछ अन्य चीज़ों की जानकारी भी आपके पास हो। एज एन एडवोकेट मैं प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं रोज़ कोर्ट में ये देख रहा हूँ कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो थोड़ा बहुत तो अनुभव मेरे पास भी हो ही रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उस अनुभव का लाभ आपको भी मिले और परीक्षा में जाने के बाद हम सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए जो पढ़ाई करनी होती है वो वहीं सिमट के नहीं रह जाए। पास करना है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे सोच के पढ़ें ताकि अगर परीक्षा में इधर उधर से भी थोड़े प्रश्न हो तो हम आसानी से कर ले जाएं, वहाँ रुके नहीं। तो आइए समय बिना गवाए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में मैंने जैसा कि कहा कि हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज, यानी कि चैप्टर 1 हमारा अभी चल रहा है, चैप्टर 1 ही है ना, और इसमें सेक्शन 2 हम देखेंगे। सेक्शन 2, जो सेक्शन 2 है वो पहला जो है 2 का 1 है ना, 2 के 1 में 2(1)A ऐसे करके 2(1)A 2(1)B 2(1)C ऐसे करके हमें इसमें परिभाषाएं देखनी है। तो सबसे पहले हम एक लाइन से उसको मैं लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें एक्चुअली 2(1)A से लेके और 2(1)L तक डेफिनेशन क्लॉज है ना, जो 2(1)A में कोर्ट से, न्यायालय से शुरू होता है और 2(1)L में शैल प्रिज्यूम तक जाता है। तो वो क्या क्या है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यूज करूँगा क्योंकि पूर्णतः हिंदी में भी थोड़ा समझना कठिन होता है। तो आइए अब हम पहले डेफिनेशन क्लॉज किसमें क्या है उसको लिख लेते हैं और उसके बाद बारी बारी से सबको विस्तार से समझेंगे कि क्या कह रहा है और क्या। तो सबसे पहले दोस्तों जो सेक्शन 2(1)A है, इसमें दी गई है परिभाषा कोर्ट की, कोर्ट यानी न्यायालय की। मैं सिर्फ पहले लिख रहा हूँ, इसके बाद हम इसके विस्तार पे आएंगे। उसके बाद 2(1)B जो है उसमें दिया हुआ है कोर्ट के बाद कंक्लूसिव प्रूफ। क्या है कंक्लूसिव प्रूफ, मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं अभी लिख रहा हूँ, यानी निश्चायक सबूत। उसके बाद है 2(1)C जिसमें दिया गया है डिस्प्रूव्ड।
डिस्प्रूव्ड माने साबित नहीं हुआ, ना साबित, साबित नहीं हुआ नहीं, ना साबित, इसको कहेंगे ना साबित। उसके बाद 21D, 21D, डी में है डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ आपके लिए ट्रिक भी है, डी में डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट मीन्स दस्तावेज, है ना। उसके बाद ई में है एविडेंस, इसको याद करना आसान है। डी में डॉक्यूमेंट है और ई में एविडेंस है, ई से एविडेंस। तो 21E में है एविडेंस और इसको हम कहते हैं साक्ष्य। सब विस्तार से पढ़ाएंगे, घबराइएगा नहीं। मैं उन सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा जो आपके बेयर एक्ट में है, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी आवश्यक है। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो भी, अगर आप लॉ के विद्यार्थी हैं तो भी, और एक सामान्य नागरिक हैं तो भी, जानकारी के लिए तो चाहिए ही चाहिए। चलिए उसके बाद 21F, एफ में है फैक्ट। फैक्ट मीन्स होता है तथ्य। देख लीजिए यहाँ डी से डॉक्यूमेंट, ई से एविडेंस और एफ से फैक्ट, ये तीन तो ऐसे ही याद हो जाने हैं। उसके बाद 21G, है ना। अब देखिए ये फैक्ट है और 21G में फैक्ट इन इशू है, फैक्ट इन इशू। कितना आसान हो गया याद करना। वो एफ में फैक्ट है और फैक्ट के तुरंत बाद फैक्ट इन इशू है, यानी जी से हमको नहीं इसको जोड़ना, आपको इसमें ट्रिक लगानी है कि एफ से फैक्ट और फैक्ट के बाद ही फैक्ट इन इशू, तो बाद मतलब एफ के बाद तो जी है तो फैक्ट इन इशू होगा, तो मतलब 21G। तो फैक्ट इन इशू यानी विवाद्य तथ्य। विवाद्य तथ्य हो गया। उसके बाद आइए 21H। 21H में दोस्तों मैं एक बार कंफर्म हो लूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे 21F जो है, सॉरी 21H जो है, इसमें है मे प्रिज्यूम। देखिए यहाँ इसको क्या ट्रिक है याद करने की, HM, HM माने हेडमास्टर होता है ना। जब हम लोग स्कूल में रहते तो वहाँ पे हेडमास्टर साहब होते थे। तो यहाँ HM, H 21H, H में है मे प्रिज्यूम, है ना। मे प्रिज्यूम मतलब उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा, ये है मे प्रिज्यूम। उसके बाद H के बाद बारी आती है I की। I में है नॉट प्रूव्ड। I में है नॉट प्रूव्ड यानी कि साबित नहीं हुआ। नॉट प्रूव्ड मीन्स साबित नहीं हुआ। सब याद हो जाएगा, सब आसान है। साबित नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे अगर आप इसको जोड़ेंगे तो हम लोग तो याद करते हैं आई एम नॉट प्रूव्ड करके। आई एम नॉट प्रूव्ड, आई एम हटा दो और आई नॉट प्रूव्ड हो गया। आई एम नॉट प्रूव्ड एक ट्रिक हो गया, आई एम नॉट प्रूव्ड। तो यहाँ पे आई नॉट प्रूव्ड, आई से आई में क्या है, नॉट प्रूव्ड है, साबित नहीं हुआ। उसके बाद आई के बाद बारी आती है जे की, और जे जो है नॉट प्रूव्ड के बाद, नॉट प्रूव्ड के बाद आता है प्रूव्ड की बारी, है ना। तो देखिए यहाँ पे 21J, जे में है प्रूव्ड यानी साबित। इसको कैसे याद करें, तो देखिए ये है जे और ये है पी, यानी कि जेपी। जेपी कौन थे, जयप्रकाश नारायण, जेपी बाबू। जयप्रकाश बाबू जो थे ये
हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने गुप्त रेडियो का प्रचार प्रसार करवाया था और उस समय ये सिनेरियो में आए थे। तो JP ये है J और यहाँ है P, 21J में प्रूव्ड, J से प्रूव्ड, JP। यहाँ मैंने कहा I am not proved, यानी I में क्या हो गया, नॉट प्रूव्ड। एक ये ट्रिक हो गई। उसके बाद आते हैं K में। K में है रेलिवेंट, 21K में है रेलिवेंट। रेलिवेंट मीन्स आई थिंक सुसंगत होता है। हाँ जी ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ। रेलिवेंट मीन्स सुसंगत। अब इसको कैसे याद करें, तो देखिए ये K है और ये R है, KR। हम लोग जनरली कुमार के लिए, कभी किसी का नाम हो कोई कुमार, तो कुमार के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, KR लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राजेश कुमार है, किसी का राकेश कुमार है, कोई भी कुमार है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, राकेश KR ऐसे करके, यानी कुमार के लिए हम लोग शॉर्टकट में KR यूज करते हैं। तो एक ये ट्रिक हो गई याद करने की। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए कि मैं प्रिज्यूम की परिभाषा कहाँ दी गई है, ये डेफिनेशन कहाँ दिया गया है, ऐसे करके पूछा जाता है ना। या नॉट प्रूव्ड कहाँ दिया गया है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसको आपने याद रखना है। अब लास्ट एक हमारा रह गया है सेल प्रिज्यूम, है ना, उपधारणा कर सकेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे जगह कम है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 21L, L सेल, इसको याद करना है तो L सेल, है ना, हिंदी में उपधारणा कर सकेगा, L सेल। ये ट्रिक हो गई याद करने की, L सेल। इसको बिल्कुल ही ऐसे याद करना है, A में कोड, B में कंक्लूसिव प्रूफ, C में डिसप्रूव्ड, ये तो आपको रटने पड़ेंगे। ये आसान है। D से डॉक्यूमेंट, T से एविडेंस, F से फैक्ट, फैक्ट के बाद फैक्ट इन इशू, है ना। H में मैंने कहा है अभी HM मैंने हेडमास्टर, यानी H में मैं प्रिज्यूम। I नॉट प्रूव्ड मैंने I एम नॉट प्रूव्ड, ये ट्रिक मैंने बताई है, I नॉट प्रूव्ड। J प्रूव्ड यानी JP, जयप्रकाश बाबू जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में JP। KR मैंने शॉर्ट बताया है, कुमार के लिए हम लोग KR यूज करते हैं, तो ये साथ में रहेगा KR, कुमार यानी K में रेलेवेंट है। और 21L में शैल प्रिज्यूम, L में सेल, L सेल, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये हमारा ये पूरा का पूरा कहाँ कहाँ कौन सी परिभाषा दी गई है उसके बारे में था। अब हम जो है अलग अलग इन सब को समझते हैं, यानी सबसे पहले हम कोट क्या है उसको समझेंगे, तब बाकी चीज़ों को समझेंगे, बारी बारी से समझेंगे, उसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए अब हम उस पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कि कोट किसको कहेंगे, कोट की परिभाषा दी गई है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, उसके बाद मैं इस पे आता हूँ। आपके पास बेयर एक्ट होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ, नहीं है तो ख़रीद लीजिए। तो सबसे पहले कोर्ट की परिभाषा दी गई है, मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। न्यायालय कह रहा है कि न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो आइए समझते हैं। 21A जिसमें हम जानने जा रहे हैं न्यायालय या कोर्ट्स के बारे में। अब इसमें हमें जानना है सबसे पहले कि न्यायालय के अंतर्गत कौन, तो न्यायालय के अंतर्गत कौन, तो इसमें
सबसे पहले मैंने अभी पढ़ा है सभी न्यायाधीश और सभी मजिस्ट्रेट, है ना, सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, और ये कहा जा रहा है कि मध्यस्थों के सिवाय, है ना, तो मध्यस्थ तो आएंगे नहीं इसमें, मध्यस्थों के सिवाय कहा गया है। मैंने समझाया भी था कि क्यों मध्यस्थों को इसमें नहीं शामिल किया जाता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पिछले वीडियो में देखिए कि क्यों नहीं आएंगे। तो मध्यस्थों के सिवाय तो वो इसमें आएंगे नहीं। और एक चीज़ इसमें जोड़ी गई है कि मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति। और थर्ड क्या आ जाएगा इसमें, साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति इसमें आएंगे। अब जनरली हमारे यहाँ जो कोर्ट्स चलती हैं तो कोर्ट्स में तो साक्ष्य लिए जाते हैं, वो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो भी ले सकते हैं। साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्तियों का अर्थ है कि और भी जो कोर्ट्स या कोर्ट की शक्ति रखने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अगर कोई मामला जाता है तो वो लोग साक्ष्य लेंगे, है ना। कौन कौन वो लोग होंगे, मैं सिर्फ एक बार उस पर आपका ध्यान ले जाता हूँ, मैं रीड कर देता हूँ, आप उसको समझें कि कौन वो लोग होंगे जो साक्ष्य ले सकते हैं, है ना। तो देखिए जो मैंने अभी इनके बारे में कहा है कि साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति, उसमें कौन कौन आ सकते हैं कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित औद्योगिक अभिकरण, ये इसी में आएंगे। इसके अलावा मद्रास वन अधिनियम 1882 की धारा 59 के अधीन वन अधिकारी, वो भी इसी में आएंगे, है ना। इसके अतिरिक्त लोकायुक्त, पारिवारिक न्यायालय को कारोनर्स एक्ट 1871 के अधीन कारोनर न्यायालय, ये सारे लोग जो हैं ये इसी के अंदर। किसी पुलिस अन्वेषण में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164, ये पुराना था, के अधीन प्रारंभिक जांच कर रहा मजिस्ट्रेट किसी न्यायालय में कार्य नहीं कर रहा होता है। इसको मैं अभी समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कहने का, इसके अतिरिक्त लोक सेवक अधिनियम 1850 के अधीन नियुक्त कमिश्नर, है ना, ये लोग जो हैं ये इसमें आते हैं। और भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा। फ़िलहाल आप पूछा क्या जाता है इतना ही पूछा जाता है। मैंने अभी जो जो चीज़ें कही हैं हो सकता है आपसे पूछ दे, तो एक बार मैंने जो बोला है उसको कोशिश करिएगा याद रखने के लिए, वो सब इसमें आते हैं, है ना। अब न्यायालय के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, कौन नहीं आते हैं, तो इसमें एक ही है, मध्यस्थ। मध्यस्थ जो हैं, आर्बिट्रेटर्स जो हैं, ये इसमें न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब मैं जब रीड कर रहा था तो एक चीज़ मैंने बोली है कि 164 का जो बयान होता है CRPC का, 164 अब संभवतः 183 हो गया है, हाँ 183 हो गया है। तो 164 का जो बयान होता है, क्या है 164 CRPC का, जो पहले CRP थी अब BNSS में 183 हो गया है ना। कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की शक्ति जो है मजिस्ट्रेट की, उसके बारे में है। तो इसमें मजिस्ट्रेट साहब जो जांच कर रहे होते हैं, यानी शुरू में क्या होता है, उस समय प्रारंभिक जांच वो कर रहे होते हैं। तो जब वो प्रारंभिक जांच कर रहे हैं तो उस समय वो न्यायालय की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो फिर
जब वो न्यायालय की श्रेणी में नहीं आते हैं तो प्रारंभिक जांच करने के बाद अगर वो उस मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर रहे हैं तब वो न्यायालय की श्रेणी में आएगा, है ना। जो 164 या अब 183 का बयान लेने वाले जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो न्यायालय की श्रेणी में नहीं आते हैं। कब? जब वो प्रारंभिक जांच कर रहे होते हैं तब, है ना। प्रारंभिक जांच मतलब क्या करेंगे? यही कि मामला बनता है कि नहीं बनता है, सही है कि नहीं है, केस ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें। तो उस समय वो न्यायालय नहीं होते हैं। जब वो सुपुर्द कर देंगे सेशन जज को तब वो वहाँ से वो न्यायालय माना जाएगा। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। बस इतनी सी बात है न्यायालय में। अब आगे बढ़ते हैं। न्यायालय के बाद हमारा दूसरा है कंक्लूसिव प्रूफ। 21B जो है वो है कंक्लूसिव प्रूफ। अब उस पे आते हैं। डस्टर से इरेज नहीं हो पाता है इसलिए कपड़े का यूज करना पड़ रहा है। जिनके पास डिजिटल बोर्ड है उनके तो मज़े ही हैं। चलिए दूसरा हो गया 21B। ये है कंक्लूसिव प्रूफ यानी निश्चायक सबूत। है ना। क्या है निश्चायक सबूत? पहले मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसको समझते हैं, है ना। देखिए, कह रहा है कि निश्चायक सबूत से अभिप्रेत है कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा, है ना। यह है कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक। अब देखिए, ये कंक्लूसिव प्रूफ जो है, मान लीजिए कि एक तथ्य पहले से सिद्ध है और उस तथ्य को न्यायालय मान के चलता है कि अगर ये तथ्य है तो ये तथ्य भी होगा, है ना। किसी एक तथ्य के होने से दूसरा तथ्य अपने आप मान्य हो जाता है। जैसे अगर एक सीढ़ी ऊपर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि सीढ़ी नीचे भी आ रही होगी। यानी एक तथ्य है कि सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है, तो उसके साथ ही ये तथ्य जुड़ा हुआ है कि सीढ़ी नीचे की ओर आती होगी। अब मैं कहूँ कि दिन होता है, तो एक प्रज्ञावान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ये जान पाएगा कि हाँ रात भी होती होगी। जब दिन होता है तो रात होती होगी। यानी एक फैक्ट जो है वो प्रूव्ड है तो दूसरा अपने आप प्रूव्ड है ना। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक मामला चल रहा था, यदि आपने ध्यान दिया हो तो उसमें न्यायाधीश महोदय ने ये कहा कि अगर लड़की की शादी किसी लड़के से हो रही है और वो प्रेग्नेंट है और आने के बाद, यानी अपने पति के घर आने के बाद उसके बच्चा होता है, तो वो बच्चा उसके पति का लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। यानी ये नहीं माना जाएगा कि वो पहले से प्रेग्नेंट थी। इस चीज़ को समझिए। अब इसमें उनका क्या ही दिमाग उन्होंने लगाया होगा, अब ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये माना जाता है कि दो लोगों की अगर शादी हुई है तो बच्चे उनके ही होंगे। यानी धर्मज संतान होंगे वो, जो बच्चे होंगे अपने माँ बाप के। यानी एक प्रूफ है कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी शादी हो चुकी है, तो दूसरी चीज़ अपने आप प्रूफ हो जाती है कि वो बच्चे उन्हीं के होंगे। अगर मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ दो लोग हैं, उनकी शादी हुई थी और शादी के तलाक के बाद, शादी टूटने के बाद 280 दिन के भीतर अगर कोई बच्चा होता है तो माना जाएगा कि जो तलाक के पहले महिला का पति था
वो संतान उसी की है, धर्मज संतान, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा गया है। तो ये जो लेजिटिमेसी है यानी लेजिटिमेट चाइल्ड जो होगा, ये अब कह रहा है न्यायालय कि अगर लड़की आ रही है और उसके बाद भी शादी के तुरंत बाद ही, एक ही दिन बाद क्यों न वो बच्चा उसके हो जाए, तो भी माना जाएगा कि बच्चा जो है उसके पिता का है। यानी ये कंक्लूसिव प्रूफ है, निश्चायक सबूत इसको मान लिया है कोर्ट ने। इस चीज़ को समझिए, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक प्रूफ है, पहले से एक प्रूफ्ड है कि हाँ सीढ़ी ऊपर जा रही है तो नीचे भी आ रही होगी, मतलब ये ठीक है, इसमें कुछ कहाँ है, ये तो आसान ही है। निश्चायक सबूत इसी को कह रहा है। एक बार बेयर एक्ट पढ़िएगा, ये क्लियर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बारी आती है डिस्प्रूव्ड की, है ना। डिस्प्रूव्ड सी में है डिस्प्रूव्ड यानी ना साबित। तथ्य के संबंध में ना साबित से अभिप्रेत है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर मामला चल रहा है और उस समय कोई ऐसा एविडेंस जिसके बारे में सामान्य धारणा वाला व्यक्ति समझता है कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा एविडेंस ठीक नहीं है, मतलब ऐसे साक्ष्य जो हैं, ये जैसे अब कोई कहे कि भूत आके गवाही देगा कोर्ट में, इज्जत से हम मानेंगे? भूत कोर्ट में आके, भगवान कोर्ट में आके गवाही देते हैं? दंत कथाओं की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, दंत कथाओं में ऐसा हो सकता है कि भगवान आके गवाही खुद अपनी दे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। मैं भी कहाँ भगवान और ईश्वर को ला रहा हूँ इसमें। कहने वाले ये कहेंगे कि देखो ये क्या कर रहा है। चलिए इस उदाहरण को डिलीट करते हैं, वही भूत वाला ही देखिए कि अगर ये माना जाए कि नहीं ये ऐसा नहीं था। अच्छा चलिए इसको मैं दूसरे एक उदाहरण समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई अपराधी है जो डकैत है, उस पर किसी अमुक दिन को अमुक जगह पे डाका डालने का FIR दर्ज हुआ। अगर वो डकैत कोर्ट में आके ये प्रूफ कर दे कि जिस दिन और जिस जगह पे डाका डालने की बात कही जाती है वो उस दिन और उस टाइम में जेल में था, तो जब जेल में था इस चीज़ को वो प्रूफ कर पाता है, तो फिर ये क्या हो गया? नासाबित हो गया, यानी डिस्प्रूव्ड हो गया। यानी ये बात जो कही जाए कि उसने डाका डाला है तो ये डिस्प्रूव्ड है। ये तो सीधी सिंपल सी बात है। मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। ये आसान ही है, ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है। बस परिभाषाओं को ज़रा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आगे आते हैं डॉक्यूमेंट पे, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है 21D, डी से डॉक्यूमेंट। डी से डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, है ना। दस्तावेज क्या होते हैं? दस्तावेज कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी कागज़ पे लिखी हुई हो, किसी ताम्रपत्र पे लिखी हुई हो, यानी कहीं लिखी हुई हो, है ना। कोई कैरिकेचर हो, कैरिकेचर समझते हैं, व्यंग चित्र, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक बार रीड करता हूँ तब आप समझिए इस चीज़ को। सारा कुछ यहीं दिया हुआ है, बस
थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सब याद समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या जिसका उपयोग किया जा सके, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं, है ना। कहीं भी कुछ लिखा हुआ है वो दस्तावेज है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जैसे PDF वगैरह है वो भी दस्तावेज है। मेमोरी कार्ड में की कोई चीज़ है वो भी दस्तावेज है ना। क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं दस्तावेज में? पहला चीज़ है लेख दस्तावेज, कुछ लिखा हुआ है वो। उसके अलावा मुद्रित शिला, मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज। मुद्रित शिला, मुद्रित, इसकी इंग्लिश जो है उसको मैं पढ़ता हूँ। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। वर्ड्स, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ्ट, ये सब क्या है? मुद्रित शिला, मुद्रित, थोड़ी हिंदी क्लिष्ट हो जा रही है इसकी, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। या फोटोग्राफ जो हैं, फोटोग्राफ्स, ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा मानचित्र या रेखांक दस्तावेज, मैप, है ना। मैप भी जो है वो डॉक्यूमेंट में आता है। मैप और प्लान, ये भी क्या है? डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा मैप और प्लान के बाद इंस्क्रिप्शन और मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। किसी धातु पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख, मैंने पहले ही कहा है ताम्रपत्र वगैरह पर लिखित कोई भी चीज़ जो होती है वो दस्तावेज की श्रेणी में आती है। धातुपट या पत्थर पे लिखी चीज़, पत्थर पर जो लेखन है वो भी क्या है? दस्तावेज की श्रेणी में आता है ना। उसके बाद व्यंग चित्र दस्तावेज है। वही कैरिकेचर जो होते हैं, आपने अगर बिहार के आप हैं तो आपने देखा होगा हिंदुस्तान में अक्सर पवन के कैरिकेचर्स निकाले जाते हैं। वो कार्टून में कुछ कुछ चीज़ों को बना के और व्यंग चित्र उस पर बनाए जाते हैं, जो कैरिकेचर है, व्यंग चित्र जो है, ये भी दस्तावेज है ना। कैरिकेचर्स ये दस्तावेज है, इनको ज़रूरत पड़ने पे हम कोर्ट में ला सकते हैं। इसके अलावा 6 नंबर में अभी नई चीज़ों को जोड़ दिया गया। पहले थी लेकिन संशोधित रूप में थी। ईमेल सर्वर, लॉग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में दस्तावेज, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस संग्रहित वॉइसमेल मैसेज दस्तावेज है। तो 6 नंबर में भी है, एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत सारा लिखना पड़ेगा, मैंने पढ़ दिया है। तो ये सारी चीज़ें दस्तावेज हैं, रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूछा जाता है कि इनमें से क्या दस्तावेज नहीं है, और उनमें से कुछ रहेंगे और एक जो होगा वो कुछ ऐसा होगा जो नहीं उसमें इन 6 में शामिल है। यहाँ पे मैंने अभी जो बोला है उसमें तो वो नहीं होगा, है ना। पढ़ने के बाद MCQ कीजिएगा, आप खुद क्लियर हो जाइएगा, आसानी होता है बिल्कुल। इसमें एक केस लॉ है जिसको आपको ध्यान रखना है, समझ लेना है ना। क्या है केस लॉ? तो वो केस लॉ है P गोपाल कृष्ण बनाम केरल राज्य, है ना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। केस लॉ है इसमें P गोपाल कृष्ण बनाम को वर्सेस बोलते हैं केरल राज्य का। क्या है ये मामला? इस मामले में क्या कहा गया है? तो इस मामले में कहा गया है कि
चिप जो होती है, चिप समझते हैं, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड की अंतर्वस्तु जो होती है उसको दस्तावेज माना गया है। इसी केस में क्या है, मेमोरी कार्ड की अंतर्वस्तु दस्तावेज है। इस केस में ये बात कही गई थी, किसमें, पी गोपाल कृष्ण बनाम केरल राज्य में। अगला है हमारा 21E, ई में एविडेंस। अगली जो परिभाषा है वो है एविडेंस की। एविडेंस के याद करने के लिए मैंने बताया है कि ई से एविडेंस आपको याद करना है। तो ये हो गया ई से एविडेंस। अब एविडेंस जो है, साक्ष्य जो है, वैसे तो अगर आपके बेयर एक्ट से हम चलेंगे तो साक्ष्य दो ही प्रकार के बताए जा रहे हैं। एक एविडेंस में एक साक्ष्य मौखिक साक्ष्य और दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य, है ना। तो वो तो दो खैर हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे साक्ष्य हैं जिनको आपको जान लेना चाहिए कि वो कौन कौन से साक्ष्य हैं। मेंस की परीक्षा जब आप लिखेंगे तो उसमें इसको विस्तार से आपको बताना होगा। तो फिलहाल एक छोटा सा व्यू जो है वो ले लें कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। बेयर एक्ट से अगर मैं चलूँ तो एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ कि बेयर एक्ट में क्या है साक्ष्य की परिभाषा, उसके बाद हम इसको और विस्तार से जानते हैं। तो 21E में जो एविडेंस की परिभाषा दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है। साक्ष्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं क्या क्या। पहला, सभी कथन जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित हैं, जिसे न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो पहला जो हो गया वो हो गया मौखिक साक्ष्य। सबसे पहले मौखिक साक्ष्य, है ना। पहले तो ये हो गया बेयर एक्ट के हिसाब से। दूसरा, न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी हैं, और ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। और दूसरा आपका हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या दस्तावेजी साक्ष्य। तो क्या साक्ष्य इतने ही प्रकार के होते हैं? बेयर एक्ट के हिसाब से तो इतने ही होते हैं, लेकिन कुछ और भी प्रकार है साक्ष्य के जिनको आपको जान लेना चाहिए। कौन कौन से साक्ष्य? तो एक है प्रत्यक्ष साक्ष्य, है ना। प्रत्यक्ष साक्ष्य मतलब सीधे सीधे, मतलब जब घटना हुई वहीं पे कोई आदमी था और उसने उस घटना को देखा था, तो वो प्रत्यक्ष साक्ष्य है ना, सीधे सीधे देखा। अच्छा, मौखिक साक्ष्य क्या है? बोल के दिया जाने वाला साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य कागज़ के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में, इस तरीके से दिया गया साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य है। डॉक्यूमेंट क्या होता है मैं इसके पहले बता चुका हूँ। उसके बाद द फोर्थ इज, जो चौथा साक्ष्य है वो है परिस्थितिजन्य साक्ष्य या सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जानकारी आपको होनी चाहिए कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। वैसे ये मेंस का विषय है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा दृष्टिपात कर दे रहा हूँ ताकि आप इससे अवगत हो जाए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य का अर्थ होता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस का अर्थ होता है कि घटना जो हुई उस घटना को और उसकी परिस्थिति को, चीज़ों को जोड़ने वाला साक्ष्य, है ना। जैसे मर्डरर ने मर्डर किया और जब पुलिस गई उसके घर तो वो फरार था, ये एक परिस्थिति है। यहाँ पे एक परिस्थिति बन रही है और एक यहाँ पे सर्कमस्टांस जो है वो सेट होता है कि
ऐसा मर्डर किया होगा तभी भागा होगा, है ना। तो ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। या मर्डरर ने मर्डर करने से पहले कोई हथियार खरीदा था, ये भी एक पारिस्थितिक साक्ष्य है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। तो ये भी एक साक्ष्य का रूप है। अगला है पांचवा आता है अनुश्रुत साक्ष्य। वैसे तो ये कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये कि ये कोर्ट में मान्य नहीं होता। हियर से एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य। हियर से एविडेंस का अर्थ क्या होता है? जिस व्यक्ति का साक्ष्य लिया जा रहा है वो ये कहे कि मैंने उस घटना के बारे में सुना था, यानी सुनी सुनाई बातें वो आके कोर्ट में कहेगा, तो वो साक्ष्य मान्य नहीं होता है। और ऐसे में उस साक्ष्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो या एग्जामिनेशन हो तो उसमें वो ये कह दे कि मैंने घटना के बारे में सुना था, यानी मैं डायरेक्ट वहाँ नहीं उपस्थित था, मैं ये सुन के कह रहा हूँ कि फलाने ने मुझे बताया कि उनके घर में ऐसा हो गया। तो ये अनुश्रुत साक्ष्य है, हियर से एविडेंस की श्रेणी में आता है। उसके बाद अनुश्रुत साक्ष्य के बाद प्राथमिक अथवा मुख्य साक्ष्य, है ना। प्राथमिक अथवा मुख्य साक्ष्य, यानी प्राइमरी एविडेंस। प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस। कहने का अर्थ ये है कि वैसे साक्ष्य जो ये जनरली डॉक्यूमेंट्स के संबंध में ही आता है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यानी कि जब कोर्ट ने मांगा तो वहाँ हमने जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दिया, वही प्राथमिक साक्ष्य है। मुख्य साक्ष्य हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में हो जाता है। अगला है द्वितीयक साक्ष्य। जब प्राथमिक होगा तो द्वितीयक भी होगा, तो ये द्वितीयक साक्ष्य हो गया। द्वितीयक साक्ष्य क्या है? यानी जब ओरिजिनल कॉपी नहीं है तब उस ओरिजिनल की सर्टिफाइड कॉपी हम ले जाके और कोर्ट में पेश कर रहे हैं, है ना, वही द्वितीयक साक्ष्य होता है। ओरिजिनल की जेरोक्स कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी बनाई जाती है कोर्ट में टिकट्स वगैरह लगा के, तो वो सर्टिफाइड कॉपी अगर हम जमा कर दें कोर्ट में तो वो द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आता है। तो साक्ष्य इतने प्रकार के होते हैं। बेयर एक्ट के हिसाब से तो ये दो ही थे, लेकिन पूरा बेयर एक्ट जब पढ़ा जाएगा तो उसमें ये सब निकल के आते हैं। तो इनको एक जगह इकट्ठा करके मैंने बता दिया है। अब कुछ और चीज़ों को जानते हैं, कुछ केस लॉज के बारे में जानते हैं जो हमें इससे साक्ष्य के अंतर्गत याद रखने हैं, जो परीक्षा में अगर पूछ दिया जाए तो आप बता पाए। तो आइए अब केस लॉ पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एक केस लॉ है जिसमें जैसे कोई एविडेंस ऐसा है या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो विधिक तरीके से नहीं लाई गई या लीगल तरीके से या चुरा के या छुपा के लाई गई, मतलब उसमें कुछ ऐसा किया गया है जो साक्ष्य ज़रूरी था कोर्ट में लाना और वो जिससे लेके आना था वो दे नहीं रहा था, तो हमने उसको चुरा के छुपा के या किसी भी प्रकार से हम लेके आए, तो क्या वो कोर्ट में वैलिड है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि हाँ वो वैलिड है। इसमें सीधे एक केस था पुष्पा देवी एम जातिया वर्सेस एम.एल. बाधवा का केस लॉ है। एक केस लॉ आप लिखेंगे, पुष्पा देवी एम जातिया वर्सेज
ML बाधवा का। इसमें क्या कहा गया था, यही कि एविडेंस कैसे किसी भी प्रकार से लाया जाए, चाहे अनुचित साधनों का प्रयोग करके ही क्यों न लाया जाए, फिर भी कोर्ट को ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि वो कैसे लाया गया है, उस एविडेंस को कैसे लाया गया है। उसको बस ये मामला, इस चीज़ से मतलब है कि मामला सिद्ध होता है या नहीं होता है ना। इसी केस में कहा गया था। मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्या केस में कहा गया था। यदि अनुचित साधनों द्वारा साक्ष्य प्राप्त किया जाए और न्यायालय में पेश किया जाए जहाँ वह साक्ष्य की परिभाषा के अंतर्गत आता हो, यानी कि जो भी हमने पढ़ा है कि साक्ष्य के अंतर्गत क्या आएगा, तो अभी पढ़ा है हमने, 6-7 चीज़ें पढ़ी हैं। तो अगर उनके अधीन ये आता है कोई भी साक्ष्य, है ना, तो यह जानने की आवश्यकता नहीं होती कि किस तरीके से साक्ष्य प्राप्त किया गया था। ये बात इसमें निकल के आई थी, पुष्पा देवी एम जातिया वर्सेस ML बाधवा के केस में। दूसरा केस लॉ है बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो FIR होती है या FIR का जो आवेदन होता है, क्या वो एविडेंस की श्रेणी में आता है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या FIR साक्ष्य का बल रखता है? साक्ष्य का बल रखता है, ये एक प्रश्न है मेरा। तो देखिए, जो FIR है, आवेदन जो है, इसमें कोई साक्ष्य का बल नहीं होता, इसलिए कि FIR जो बंदा लिखवाने गया है तो वो ऐसा नहीं है कि सारी सही बातें ही लिखवा रहा है आवेदन में, है ना। हो सकता है कि वो सारी की सारी जो बातें हैं वो कंकॉक्टेड हैं, झूठी हैं, फॉल्स हैं। तो ऐसे में क्या FIR को कोई ऐसी भी परिस्थिति है कि उसमें माना जाए कि ये साक्ष्य है ना। तो एक केस था जिसमें ये कहा गया, गुलशन कुमार बनाम राज्य का एक केस था, और इसमें ये कहा गया कि FIR मूल साक्ष्य नहीं है ना, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो किसी के बयान के खंडन के लिए किया जा सकता है, या फिर अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता को जांचने के लिए FIR का यूज हो सकता है। यानी भाई आप भी ये जानते हैं कि मामला बिना ट्रायल में गए, ट्रायल में जाने के बाद ही साक्ष्य लिए जाते हैं, तो साक्ष्य बिना लिए किसी मामले का फैसला कैसे कोर्ट कर सकती है। तो इसीलिए FIR या FIR के आवेदन को साक्ष्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन ऐसा हो कि कोई व्यक्ति जिसके मान लीजिए एक हाथ कट गया, और एक हाथ कटने के बाद वो गया और उसने आवेदन दिया कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने मेरे हाथ काट दिए, तो और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो अब सेक्शन 26 में डाइंग डिक्लेरेशन, जो पहले 32 था, उसमें ये तब मतलब एक साक्ष्य के रूप में यूज हो सकता है। पूरा नहीं हो सकता, लेकिन एक माना जा सकता है, उसका अंतिम जो वो वचन है वो उस आवेदन को माना जा सकता है। लेकिन ऐसे सिंपलेस्ट वे में एक FIR जो होती है वो कभी भी साक्ष्य नहीं हो सकती। क्या केस लॉ है? FIR का साक्षिक मूल्य जो है कितना है, इसके विषय में केस का नाम है गुलशन कुमार बनाम राज्य, 1993 का केस है, इसको भी याद रखेंगे, गुलशन कुमार बनाम राज्य। ध्यान रखेंगे, डाइंग डिक्लेरेशन के मामले में FIR का साक्षिक मूल्य कुछ हद तक होता है ना, लेकिन सामान्यतः ये जो FIR है या FIR का आवेदन है, ये सिर्फ अभियोजन की कहानी की सत्यता जांचने के लिए ही होता है। ऐसे जनरली FIR का कोई साक्षिक मूल्य नहीं है।
यानी आप सिर्फ आवेदन को साक्ष्य नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये गुलशन कुमार बनाम राज्य के मामले में ये निर्णय आया था। क्या कुछ कहा गया था मैं एक बार रीड कर देता हूँ। इस केस में यह अभिनिर्धारित हुआ कि यद्यपि एफआईआर मूल साक्ष्य नहीं है, किंतु इसका प्रयोग इसके कर्ता के बयान के खंडन या संपुष्टि के लिए किया जा सकता है और अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता को परखने के लिए भी किया जा सकता है। यानी कुल मिला के एफआईआर का कोई भी वैल्यू नहीं है साक्ष्य के रूप में, यानी वो एक मूल साक्ष्य या सब्सटैंटिव लॉ ऑफ एविडेंस, सब्सटैंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जा सकता। तो इस केस को याद रखिएगा, गुलशन कुमार बनाम राज्य। बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, वल्लभ वर्सेज मधुसूदनम। तीसरा केस है हमारा वल्लभ वर्सेज मधुसूदनम। इस केस में ये कहा गया कि जो न्यायाधीश होते हैं यानी जज साहब, जो जज साहब फैसला सुनाते हैं, उनका व्यक्तिगत ज्ञान और अवलोकन ये साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकते। इस केस में कहा गया था कि जज साहब लोगों का व्यक्तिगत ज्ञान, जो उनको ज्ञान है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, या फिर मान लीजिए कि उनके कोई रिश्तेदार ही हो और उसके बारे में वो जानते हो कि ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं, तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। जज साहब लोगों को न्यूट्रल रहना है और उनके व्यक्तिगत ज्ञान का साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसा इस केस में कहा गया था। वल्लभ वर्सेज मधुसूदनम। केस लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए, कि उदाहरण देने के काम आते हैं, मेंस की परीक्षा में लिखने के काम आते हैं, और साथ ही साथ पीटी की परीक्षा में अगर ये केस लॉ आ जाए तब तो आसानी हो जाएगा आंसर करना। तो इसलिए इनको याद रखिएगा। अगला एक केस है कि क्या, केस नहीं है, पहले मामला जान लीजिए, केस तो मैं बता ही देता हूँ। कश्मीरा सिंह का केस है। क्या जो को एक्यूज होता है या सह अभियुक्त होता है, क्या उसका जो संस्वीकृति है, यानी अगर किसी अपराध को दो लोगों ने मिलकर किया, मान लीजिए कि ए और बी दो लोग थे और ए ने किसी की हत्या कर दी, है ना, और बी जो था उस हत्या के लिए चाकू लेके आया था, छुरा, है ना, तो ए और बी दोनों क्या होंगे, को एक्यूज्ड होंगे, सह अभियुक्त होंगे। तो ऐसे में क्या ए और बी, अगर बी पकड़ा जाए और बी कहे कि ए जो है इसने मर्डर किया था, तो क्या को एक्यूज्ड का जो कन्फेशन है, संस्वीकृति है, क्या ए को सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है? क्या बी का सिर्फ ये कहना कि ए भी मेरे साथ है, क्या ये साक्ष्य माना जाएगा? को एक्यूज्ड का कन्फेशन कभी भी एक मजबूत साक्ष्य नहीं माना जाता है। को एक्यूज्ड के कन्फेशन के साथ ही सर्कमस्टांशियल एविडेंस का भी होना जरूरी है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। यानी कि सह अभियुक्त अगर कोई दो लोग मिल के कोई मर्डर या कोई भी अपराध करते हैं, तो ऐसे में अगर कोई एक्यूज्ड एक सह अपराधी कहता है कि मेरे साथ वो भी थे, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे आदमी को फंसाने के लिए भी वो कहे, यानी मेरे साथ वो भी था, वो भी था, वो भी था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि को एक्यूज्ड का कोई भी बयान जो दूसरे के संदर्भ में कन्फेशन है वो मान्य नहीं है, उसमें बहुत कम बल है, एविडेंस के रूप में उसमें बिल्कुल कम बल है, और इसीलिए सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो हैं उनका साथ में होना जरूरी है। केस है कश्मीरा सिंह वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य। ये अभी आगे भी केस मिलेगा जब मैं कन्फेशन और एडमिशन पढ़ाऊँगा। कश्मीरा सिंह
वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य। इस केस के विषय में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। इस केस में जो मेन एक्यूज था वो बच गया था इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के। कश्मीरा सिंह जो था यही मेन एक्यूज था और ये बच गया था, जबकि इसके साथ इसका जो असिस्टेंट था उसको फांसी हो गई थी। इस मामले में कश्मीरा सिंह बच गया, ध्यान रखिएगा, जबकि इसका जो को एक्यूज था उसको फांसी हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट तक गया और ये बच गया, इसको इसी का लाभ मिल गया। बच्चे की हत्या करी थी इसने, लेकिन ये बच गया था। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं है तो फिर कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड का कोई मतलब नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ। सह अभियुक्त की संस्वीकृति एक कमज़ोर साक्ष्य है। इसका महत्व तब है जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य सह अभियुक्त के कथन का समर्थन करें, यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी होना चाहिए को एक्यूज्ड के कन्फेशन के साथ ही। अगला एक और केस है, लास्ट केस है, और वो है अब्दुल रज्जाक वर्सेज राज्य का, है ना। अब्दुल रज्जाक वर्सेज राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था कि कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य जो है ना, यानी ये जो डॉग ट्रैकर्स होते हैं, डॉग ट्रैकर लोग डॉग लेके जाते हैं, कहीं कुछ मामला हो जाता है तो उसके बाद उनको जो स्निफिंग सिस्टम, यानी कि उनको जो डॉग्स होते हैं, डॉग स्क्वाड, उनको कुछ ऐसे नाक पे उनके रखा जाता है कपड़ा या चाकू या जो भी मिले, और फिर उसके थ्रू उनको ले जाया जाता है, और फिर वो जो डॉग स्क्वाड है वो पीछे पीछे अपराधी के घर तक पहुंच जाते हैं। तो इस मामले में अब्दुल रज्जाक वर्सेज राज्य का जो मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये माना जाए कि ठीक है ये साक्ष्य है, लेकिन बहुत मजबूत साक्ष्य ये भी नहीं है ना। इसमें डॉग ट्रैकर्स जो होते हैं, यानी उनके साथ जो उनके ट्रेनर्स होते हैं डॉग्स के, उनके भी साक्ष्य को, यानी उनका भी, अगर वो डॉग स्क्वाड में डॉग जो है अगर कोई चीज़ खोजता है या ढूंढता है, जाता है और अपराधी के घर तक पहुंच जाता है, तो फिर उसके साथ उनके जो ट्रैकर, उनके जो डॉग्स के साथ जो उनके पीछे पीछे ट्रैक कराने वाले हैं, उनका भी साक्ष्य लिया जाएगा, है ना। यानी कुल मिला जुला के एक कमज़ोर साक्ष्य है स्निफिंग वाला जो मामला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको नकारा जा सकता है। स्निफ करके अगर कुत्ते पहुंच जाते हैं अपराधी तक तो उसको एक साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा, लेकिन फिर इसके साथ ही साथ बाकी साक्ष्य जो हैं उनसे भी इसको समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तब जाके किसी अपराधी को उसके अपराध के लिए सज़ा होगी। तो कुल मिला जुला के एविडेंस के अंतर्गत हमें इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। क्या है एविडेंस, है ना, कितने प्रकार के होते हैं और क्या है मुख्य केसेस, आज हमने ये जाना। अभी इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी फैक्ट बाकी है, अभी और भी आगे भी बहुत सारे जो परिभाषाएं हमने पढ़ी थी वो बाकी है। आज की क्लास के लिए इतना ही मैं कर रहा हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे जानेंगे। धन्यवाद।